हम सबको ये मालूम है कि द सिचुएशन इन अफगानिस्तान इज डे बाय डे डिटेरियोरेटिंग। हर गुजरते दिन के साथ हमें सिविलियन कैजुअल्टीज, ANDSF की कैजुअल्टीज और तालिबान की जो सर्ज है उसके बारे में एक नई खबर मिलती है, और एक नया उभार जो इस इंसर्जेंसी में या सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है या वायलेंस जो अफगानिस्तान में है वो हम विटनेस कर रहे हैं। जैसा कि हिज एक्सीलेंसी ने अपनी स्पीच में शुरू में ही बताया अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की है, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर लिया है जुलाई के पहले वीक में ही कि यूएस जो विड्रॉल है वो तकरीबन 31 अगस्त 2021 को कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ ही एक जो बहुत बड़ा इंडिकेटर जो इस वक्त हमारे सामने आया है कि यूएस अपना मिशन जो है वो अफगानिस्तान से कंप्लीटली वाइंड अप करेगा, वो जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर का रेजिग्नेशन है जो उन्होंने 12 जुलाई को दिया। और उसके बाद उन्होंने अपनी जो कमांड की अथॉरिटीज हैं वो जनरल केनेथ मैकेंजी को, जो कि यूएस सेंट्रल कमांड के हेड हैं, उनको ट्रांसफर कर दी हैं। सो दीज और रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन इन द कंट्री जो है वो इट हैज कम टू इट्स एंड, and we have seen that all of these developments have basically I'm not wrong to say to declare that all of these developments have further emboldened the Taliban, and they have increased their gains on the ground in a very unprecedented manner. तालिबान ऑफिशियल्स की तरफ से भी बड़ी ही स्टेटमेंट्स आ रही हैं मिक्स एंड मैच किस्म की, जैसे कि साजिद साहब ने अपनी तकरीर में बहुत भरपूर तरीके से उसका इजहार भी किया कि 85% जो टेरिटरी का वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने टेरिटरी क्लेम कर ली है, और वो साथ में ये भी क्लेम करते हैं कि ये टेरिटरी हमने बाय फोर्स तो की नहीं है, हम तो जा रहे हैं एंड पीपल आर बेसिकली वेलकमिंग अस। सुहेल शाहीन जो उनके स्पोक्स पर्सन है दोहा से, ही वाज in a program, in a TV program with Salim Safi Sahab in Jirka, and he was claiming that these are not military gains, rather people are welcoming them. So I don't know whether what's the reality on the ground, but seems to be that it's not the reality, rather people are really afraid of their resurgence and they're trying to run away. और उसके रिस्पांस में जो अफगानिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है करंटली, जो उनके स्पोक्स पर्सन है तारिक आरियन, उन्होंने भी कहा है कि ये सारी की सारी प्रोपेगेंडा बेस्ड खबरें हैं, ऐसा इनमें कोई सच्चाई नहीं है कि तालिबान ने तकरीबन 85% जो टेरिटरी है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, और उन्होंने इस चीज को डिसलॉज किया है हर तरह की क्लेम्स को। और but there is one fact which we should be aware of, and that is that the Afghan National Security Forces so far have remained failed in impressing the world community through their fighting skills, despite the heavy investment on them in the past 2 decades. अभी तक हमने उनकी फाइटिंग स्पिरिट को एज सच ऑन द ग्राउंड नहीं एक्सपीरियंस किया। उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके ऊपर मे बी वी कैन हैव अनदर सेशन ऑल टुगेदर, बट उसमें से कुछ को मैं जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगी। वो ये है कि एक तो उनका जो ट्रेनिंग जो हुई है वो बेसिकली दैट स्टार्टेड क्वाइट डिलेड इन लेट टू 2010s, 2005-6 के बाद प्रॉपर उनकी उस वक्त तक तो यही डिसएग्रीमेंट था कि इनको एज अ काउंटर इंसर्जेंट फोर्स आपने रेस करना है, या आपने जो है पुलिस के ऊपर फोकस ज्यादा करना है, लॉ एंड ऑर्डर फोर्स उनको बनाना है, या मिलिट्री के ऊपर फोकस ज्यादा रखना है। फिर उनका जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ सिंक्रोनाइजेशन कैसी होगी, डिफरेंट मिनिस्ट्री के साथ कैसी होगी। सो वो सारे जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स थे। फिर डेफिनेटली लीड नेशन का कॉन्सेप्ट था। So different nations like Germany was responsible for raising the Afghan police and US was responsible for raising the Afghan army. तो उनकी आपस में सिंक्रोनाइजेशन की इश्यूज थे, कोऑर्डिनेशन की इश्यूज थे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट थे, दे वर आल्सो नॉट इन एग्रीमेंट विद ईच अदर व्हाइल रेजिंग दैट फोर्स। के स्टेट डिपार्टमेंट वांटेड अ मोर I would say law and order oriented kind of a force in Afghanistan, less focused on counterinsurgency, but on the other hand, the Defense Department was more focused on raising a very pure counterinsurgent force in the form of ANDSF. But nevertheless,
इन सारे लेक्यूनस के साथ, इकोनॉमिक restrictions के साथ, क्योंकि they have been heavily remain dependent upon the international money to run the affairs, और इतनी young air force के साथ, like hardly 13 years हुए हैं अफगानिस्तान की air force को बने हुए. So how can we expect huge gains on a very, very difficult and suitable terrain for the insurgent force like Taliban and others? We cannot expect much from them, but nevertheless, people within the जो Biden ने अपनी speech में भी recently कहा है कि this is what we could do for Afghanistan, that we have given them around a 300,000 strong force, and if with the presence of that force they are unable to cope with the situation with the resurgence of the Taliban, so that is a dilemma, that is their own problem. Nevertheless, ये जो एक situation है वो तो हम सबको ही मालूम है कि इस वक्त एक chaotic situation है. Everybody is worried in the power corridors, not only within Islamabad, in Washington, but in the entire region. So इस सारे context में there are certain questions when it comes to Pakistan's stand. Okay, what is the basically exact position of Pakistan vis-a-vis Taliban, especially? There are two types of opinions which we keep on hearing. One says कि जी बड़ा ही अभी तक influence है पाकिस्तान का तालिबान के ऊपर, they are movers and shakers of the situation. और दूसरी तरफ से हम ये भी सुनते हैं कि Pakistan has lost its leverage over the Taliban to an extent because of their, in a way, the legitimization process which took place in the past 2-3 years under Zalmay Khalilzad. किस तरह से उन्होंने उनको even Ghani government के against लाकर खड़ा कर दिया at a point of time, especially in the last February. So what is the exact relationship or nature of relationship between Pakistan and Taliban? That's a key question which keeps on coming when it comes to the situation in Afghanistan. Then what are the core concerns of Pakistan vis-a-vis this situation, and how it is going to respond to any scenario that would unfold in the days to come in Afghanistan? The key question is Pakistan ready to handle the spillover implications of the civil war or further violence or further fragmentation within Afghanistan? क्या पाकिस्तान ready है कि वो इस तरह की जो spillover implications है जिसमें refugees का burden भी आ सकता है, further economic crisis भी आ सकता है, हमारे मुल्क के अंदर even revival of terrorism हो सकता है. So क्या is Pakistan ready to cope with that situation? That's the key question that I'll try to deal in my today's speech. But before I enter into answering these questions, I have tried to pin down 4 key interests of Pakistan at the moment in Afghanistan. I mean, as an academic, I can claim that it's a very, very gigantic task to pinpoint the exact interests of Pakistan in Afghanistan, but nevertheless, I tried my level best. So, जो पहला interest है इस time के ऊपर पाकिस्तान का, जो कि हमने बड़ा change देखा है उसमें, वो है कि there is a perceptible shift in Pakistan's Afghan policy. And Pakistan want to urge the Taliban to reconcile on international terms for ceasefire, peace, and inclusivity. कि पाकिस्तान चाह रहा है बेसिकली कि तालिबान इंटरनेशनल टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि उनकी दोहा एग्रीमेंट में भी थे उसको सामने रखते हुए, और जो एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इस वक्त बनी हुई है, जो कंसर्न है, जो वरी है, सो पाकिस्तान का एक की इंटरेस्ट उसमें ये है कि तालिबान जो है वो बेसिकली पीसफुल ऑप्शन के थ्रू ही आगे बढ़े, या आगे जो भी उनका वो प्लान है वो पेश करें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के सामने और पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाएं रादर देन मिलिट्री गेम्स. और बड़ा क्लियरली, जैसा कि हिज एक्सीलेंसी ने और हमारे पहले स्पीकर ने भी पहले बता दिया कि बेसिकली पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली ये स्टेटमेंट भी दी हुई है कि they are not going to recognize any Taliban government if they take Kabul by force. So that's a very, I mean, a huge change and an interest on part of Pakistan, that Pakistan wants a peaceful resolution of the problem from Taliban.
Why Pakistan want to do that? So it's related to the other three interests, which I'm going to pinpoint. Number two is Pakistan's geo-economic interests. We all know in the past 2-3 years, we have witnessed a significant change in Pakistan's foreign policy orientation, where it has tried to transform its geopolitical stances or geopolitical interest into geo-economic orientation. And we all know that the geo-economic interests हैं, which are highly linked with the $60 billion of investment in the CPEC project, वो अफगानिस्तान में पीस के बगैर तो किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है. So पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि वो basically they want that their geo-economic interest should be preserved through a stable Afghanistan at any cost. उसमें maybe Pakistan would be thinking कि जो भी पार्टी आए in power, लेकिन वो पाकिस्तान की जो overall regional connectivity की अभी भी इस वक्त एक बहुत बड़े 2 सेशंस जो है वो ताशकंद में हो रहे हैं. एक जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर है और एक SCO की मीटिंग हो रही है जिसमें अफगानिस्तान की सिचुएशन को वो thoroughly डिस्कस भी किया जाएगा. And we will see a lot of news coming in the newspapers in the next few days. So that's a huge concern, and Pakistan is really worried about preserving its geo-economic interests in Afghanistan. Then number 3, keeping in view the overall poor economic layout in the country in the past few years because of the debt burden, because of the crisis, economic crisis in the country, and because of the COVID-19 additional burden as well, Pakistan want to avoid any kind of additional burden or the spillover implications, especially the burden of refugees at moment. So Pakistan किसी भी सूरत ready नजर नहीं आ रहा कि वो मजीद refugees को cater कर सके. Then last but not the least, Pakistan seems to be concerned about the resurgence of the local militant outfits who may be emboldened because of the gains of Taliban on the Afghan soil. So Pakistan jo hai, it really wants to avoid the extremism trap, the terrorism trap, which seems to be quite inevitable in the present scenario. कि जो situation जिस तरह से unfold हो रही है वो एक nightmare था और वो सच होने जा रहा है या God forbid या हो सकता है कि वो होगा उस तरह से. So Pakistan is equally concerned about the resurgence of the TTP and other affiliates of the TTP, especially in the border areas in Balochistan and in KP province especially. So keeping in view all these 4 interests of Pakistan in Afghanistan at the moment, at the present scenario, I have tried to draw 3 scenarios in Afghanistan, and then I will basically discuss the interests and repercussions for Pakistan within those 3 scenarios. मैं 3 different तरह की situations आपके सामने रखूंगी और उसमें पाकिस्तान की जो पॉलिसी रिपरकशंस पाकिस्तान पे आ सकते हैं उनका मैं जिक्र ब्रीफली करती जाऊंगी. सो पहला जो सिनेरियो हो सकता है वो जो कि हमें अभी फिलहाल नजर भी आ रहा है, दैट इज द पॉसिबल तालिबान takeover of Kabul and establishing its government in Afghanistan through overthrowing the current Ghani regime. So ये एक बड़ा possible scenario है और अभी तक जिस तरह से वो बता रहे हैं या जो गेन्स जा रही हैं, जो इवन वेस्टर्न मीडिया भी हमारे तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है उसके मुताबिक तो इट सीम्स टू बी अ रियलिटी कि वेरी सून वी विल सी द तालिबान going into the provincial capitals and maybe Kabul itself. लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ पे जरूर क्लियरली मेंशन करना चाहूंगी वो ये है कि जब तक अमेरिकन 31 अगस्त तक विड्रॉ नहीं करते मे बी तब तक वी विल सी कि वो ये प्रेशर टैक्टिक्स जो थ्रू इंक्रीज्ड वायलेंस एंड कैप्चरिंग मोर एंड मोर टेरिटरीज हैं शायद तालिबान जारी रखें. और कैप्चरिंग ऑफ काबुल किस मोमेंट पे आएगी we have yet to see it. वो मुझे खुद भी नहीं उसका अंदाजा और मे बी जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट हैं वो क्लियर करके हम बता सकें कि what is their hunch कि when Taliban would march towards Kabul. But nevertheless it's a possible scenario कि काबुल में वो एक तालिबान रिजीम दोबारा से इन पावर आए. सबसे पहली जो एक्सपेक्टेशन होगी पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान की तरफ से दैट वुड बी कि रिकॉग्नाइज अस, हमें आप रिकॉग्निशन दें. So Pakistan, keeping in view the international stature of Pakistan and its relationship with US, China,
and especially keeping in view the baggage of the history of 1990s कि जिसमें सिर्फ पाकिस्तान और यूएई और सऊदी अरेबिया ने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया हुआ था. So what would be then option for Pakistan? वो क्या करेगा? उसकी इंटरेस्ट भी हैं और उसका एक रिलेशनशिप भी रहा है और कुछ हलकों के मुताबिक they still enjoy very good relationship. So what would be Pakistan's move? So मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, maybe it should wait and see for a while and see if other regional states recognize Taliban. So then maybe it should not go first, but maybe in the line of recognizing Taliban, it should be somewhere in the middle, right? So that can be the cautious policy on part of Pakistan. Then जो second इसका impact आएगा, जो कि एक कॉमन अफगान की पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूं, वो अभी भी काफी एंटी पाकिस्तान है बिकॉज ऑफ द मे बी द बॉर्डर फेंसिंग, because of the visa restrictions and because of Pakistan's unfriendly policy towards the refugees. So उसकी वजह से जो एक कॉमन लेमैन अफगान है वो पाकिस्तान को, Afghan government, there's no doubt, there's no denial of the fact that they always keep blaming Pakistan for everything, for every mess that they have themselves created or they're unable to cope with. बट जो कॉमन अफगान है उसके सेंटीमेंट भी वो वाले नहीं है जो 1970s, 80s या 90s में थे. आपका कॉमन अफगान जो है, कॉमन जो लोग हैं वहाँ के, they don't look towards Pakistan as a friendly state. So whether they would come towards the direction of Pakistan, वो रेफ्यूजी बन के आना चाहेंगे, और वो भी उस सूरत हाल में जबकि फेंसिंग भी हो गई है और पाकिस्तान बारहा ये कह भी रहा है कि हम मजीद उनको नहीं आने देंगे, हम बॉर्डर पर ही रोकेंगे, हम वहीं पर ही उनके लिए कैंप्स भी बनाएंगे, बड़ा स्ट्रिंजेंट कंट्रोल का सिस्टम भी बनाएंगे. सो क्या, और सबसे जो अहम बात है, कॉमन जो लोग हैं वो जो भी ऐसी सिनेरियो होगा दे वुड पुट द ब्लेम ऑन पाकिस्तान. गवर्नमेंट तो डालेगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी डालेगी. जो सबसे वरीसम बात है हमारे लिए वो हमारे अफगान ब्रदर्स जो है दे वुड कंसिडर पाकिस्तान एज अ परपेट्रेटर ऑफ द फॉल ऑफ काबुल. सो पाकिस्तान जो है ये पीपल टू पीपल लेवल पे जो मिसट्रस्ट है, क्या इसको हैंडल करने के लिए रेडी है? क्या पॉलिसी मेकर्स ने इसके ऊपर सोचा है कि वो इस मिसट्रस्ट को कैसे हैंडल करेंगे? या लोगों की जो कंसर्न है, जो आम अफगान अवाम उनके बारे में सोचती है, क्या वो उसके लिए रेडी हैं? क्या उन्होंने उनके बारे में कुछ सोचा है कि वो उनकी कंसर्न को कैसे एड्रेस करेंगे और अपने आप को इस ब्लेम गेम से कैसे बचाएंगे कि जी हमने, पाकिस्तान ने सब कुछ किया है, पाकिस्तान ना होता तो सब कुछ बिल्कुल ठीक होता. अच्छा जी, मे बी इसमें जो है मीडिया को काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को अपनी इंटरेस्ट, अपनी जो कंसर्न्स हैं वो दुनिया के सामने थ्रू मीडिया रखनी चाहिए और रखनी पड़ेंगी. और जो तीसरी जो चीज़ सबसे अहम जो इस सिचुएशन में होगी, इफ देयर इज अ कंप्लीट टेक ओवर ऑफ काबुल बाय द तालिबान, द थर्ड इंपॉर्टेंट रिपरकशन फॉर पाकिस्तान वुड बी कि जो हमारे यहाँ जो कि ग्रुप्स हैं, स्पेशली टीटीपी की इस वक्त सबसे बड़ी वरी आ रही है, और ट्राइबल एरिया इज अ वेरी फ्रिजाइल एंड फर्टाइल रीजन फॉर द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स. उनको एक इंसेंटिव, एक रोड मैप, एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि भाई आप थ्रू फोर्स इस तरह से आएंगे और आप वहाँ पे सिचुएशन अपने फेवर में बदल सकते हैं. सो पाकिस्तान को दोबारा से मे बी काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज की तरफ आना पड़ेगा. अभी आई हैवंट सीन एनी फोकस, मे बी बिहाइंड द सीन कुछ हो, लेकिन जो हम डेली बेसिस पे जो मीडिया देखते हैं, जो हमारे सामने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट्स आती हैं, वेदर वो सिविलियन की तरफ से आ रही हैं या मिलिट्री की तरफ से आ रही हैं, मुझे कुछ वो काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज के ऊपर कोई फोकस इस वक्त नजर नहीं आ रहा. और जो अभी हमारा फोकस है स्पेशली इन द बॉर्डर रीजन, वो हमने काउंटर एक्सट्रीमिज्म और नॉन काइनेटिक अप्रोचेस की तरफ ज्यादा कर लिया है, जिसमें हम गवर्नेंस रिफॉर्म, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इस तरह की चीजों की बातें कर रहे हैं. लेकिन माय वरी इज कि इफ देयर इज अ कंप्लीट फॉल ऑफ काबुल in favor of Taliban, so there would be resurgence of extremism, terrorism in Pakistan, and Pakistan has to revive its counter-terrorism policy and maybe opt for for kinetic approaches in that scenario. अच्छा जी, so that's the first scenario और उसकी 3 repercussions है पाकिस्तान के लिए. And if there is anything else that comes into your mind, please feel free to ask me while the Q&A session. जो second possible scenario है वो यही है कि काबुल फॉल ना करे
or maybe there is a protracted civil war and further fragmentation in Afghanistan. मतलब जो uncertainty हम अभी देख रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है कि वो 31 अगस्त तक तो है ही है। उसके बाद हो सकता है तालिबान जो है वो मार्च करें काबुल की तरफ, या हो सकता है वो डायलॉग पे आ जाए। देयर इज अ 50-50 पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ। लेकिन जस्ट इन केस ये दोनों चीजें नहीं होती और यही एक सिचुएशन, एक सिविल वॉर, जो कि जिस तरह से हिज एक्सीलेंसी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया कि इस वक्त लोकल मिलिशियस भी हैं, ANDSF भी है, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पेशली कहा है कि ओवर द होराइजन दे विल प्रोटेक्ट द अफगानिस्तान एंड दे विल बी विद द अफगान पीपल थ्रू बेसिस इन सेंट्रल एशिया और मे बी इन अदर कंट्रीज। सो इस तरह की सिनेरियो में if they keep on continuing to support the Afghan forces, its air force especially, so वही एक खाना जंगी की सूरत हाल रहती है, तो उसमें पाकिस्तान के सामने क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या रिपरकशंस पाकिस्तान के ऊपर आ सकती हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहला जो क्राइसिस होगा वो बड़ा ह्यूमैनिटेरियन इन नेचर होगा, not only in the context of refugees but in the context of increasing COVID crisis as well. पाकिस्तान में भी कोविड दोबारा से इंक्रीज हो रहा है, वी आर विटनेसिंग 4th वेव, एंड अफगानिस्तान में भी हो रहा है। सो उसमें फिर जिस तरह से तालिबान इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं, उसमें ना सिर्फ सिविलियन की डेथ्स हो रही हैं बल्कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी की सारी चीजें आपको एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ लेके जाती हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑलरेडी जो है इन अ वे रोल बैक कर रही है अफगानिस्तान से, और पाकिस्तान बीइंग अ नेबरिंग कंट्री एंड हैविंग अ रिलेशनशिप विद एट द पीपल टू पीपल लेवल, जो कि मैंने जिस तरह बताया पहले कि वो ऑलरेडी शैटर्ड हैं। सो क्या पाकिस्तान इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में, कंसिडरिंग द फैक्ट कि एक तो ट्रस्ट का एलिमेंट है जो नहीं है दोनों के दरमियान, और दूसरा पाकिस्तान की अपनी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान अब 1980s या 1990s वाला अब पाकिस्तान नहीं है, इट्स लाइक अ डिफरेंट स्टोरी नाउ ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर। सो क्या पाकिस्तान रेडी है ह्यूमैनिटेरियन? डेफिनेटली। जब भी आपकी ये ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, अफगानिस्तान में क्राइसिस होगा तो उसकी रिपरकशन जरूर पाकिस्तान के ऊपर आएंगे, सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे, स्पेशली इन द NMDs जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वो तो डायरेक्टली जो है, जो सेकंड इम्प्लीकेशन मेरा यही है बेसिकली कि पाकिस्तान में दे विल फील द म्यूजिक ऑफ दिस सिचुएशन इन अफगानिस्तान इन द ट्राइबल बेल्ट। सो जो पाकिस्तान ने रिफॉर्म्स का एक प्रोसेस जो 2018 में शुरू किया, we have seen that it has not brought the desired results of the mainstreaming। बड़ी superficial तरीके से की गई है, बड़ा ही cosmetic change आया है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों की वरीज अभी तक वही हैं, लोगों की resentment है, लोगों की frustration है। So my main concern is that, जो मैंने भी पिछले साल एक स्टडी भी की है बहुत thoroughly, so उसमें मेरा एक कंसर्न था, और यूथ से मेरी बात हुई तो वो they say कि if we see the same situation, we will have no choice but to join hands with the extremists, not because that we are ideologically motivated, but we are economically and socially motivated to do that, right? So पाकिस्तान को बहुत केयरफुली जो mainstreaming process था उस पर बहुत केयरफुली काम करना चाहिए था, नहीं किया है, लेकिन अब उनको करना चाहिए। इवन जो 3% NFC अवार्ड है, एटलीस्ट वो तो दे दे, जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट अमाउंट है वो तो उन लोगों को दे दे, ताकि वो लोग काम तो करें ना, एटलीस्ट वहां पे तो स्टेबिलिटी आए, क्योंकि वही वो रीजन है, अगर वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो हमें पूरे पाकिस्तान में ये रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे। देन ऑब्वियसली ऐसे किसी भी chaotic सिचुएशन में एक्सट्रीमिज्म का थ्रेट दैट वुड मल्टीप्लाई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मुझे इस वक्त वरी है वो ये है कि ANDSF अगर इसी तरह से लड़ती रही और बेसिकली बैक ट्रैक भी करती रही, तो ये जो स्मॉल वेपन्स प्रोलिफरेशन है ये बहुत तेजी से होगी। ये रीजन पहले ही खुद भी पैदा करता है, और अगर ये जो डिजर्शंस हो रही हैं मिलिट्री के अंदर अफगानिस्तान में, ये डिजर्शंस गोइंग टू बी वेरी वेरी लीथल। जो लोग छोड़ के जाते हैं वेपन साथ लेके जाते हैं, और स्मॉल वेपन्स की अवेलेबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट को इंक्रीज करती है, कॉन्फ्लिक्ट को एग्रीवेट करती है, फर्दर कॉम्प्लेक्स बनाती है। सो पाकिस्तान को इस चीज को अभी से अपने नोटिस में लाना होगा कि ट्राइबल बेल्ट में ये चीज दोबारा शुरू ना हो, स्मॉल वेपन्स की अवेलेबिलिटी जो है वो ना हो, अदरवाइज सिचुएशन दोनों साइड्स के ऊपर बहुत ज्यादा लीथल हो सकती है। देन ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में जहां कोई क्लैरिटी नहीं है, आपके जितने भी रीजनल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली जो CPEC के हैं, जो SEZs बन रही हैं,
हैं। रशिया कई की अभी लास्ट ईयर अक्टूबर में उन्होंने इनॉग्रेशन की है और उसकी वजह से वो जो है वेस्टर्न रूट, ईस्टर्न रूट सबको लिंक करे हैं। पेशावर डी खान मोटरवे शुरू हो गई है और परसों की मीटिंग में उसको बाकायदा सीपैक का हिस्सा भी बनाने जा रहे हैं। और इस तरह से गुलाम खान के ऊपर हमने देखा बॉर्डर क्रॉसिंग ओपन हो गई है, चेक पोस्टें बन गई हैं प्रॉपर फॉर इंक्रीजिंग द रीजनल कनेक्टिविटी। सो क्या ये सारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के चल सकेंगे? कभी भी नहीं चल सकेंगे। या तो वहां कोई रिजीम इन पावर हो जो कि स्ट्रांग हो और पाकिस्तान वहां पे स्टेबिलिटी हो, तभी ये चल सकते हैं। अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में तो ऐसे काम कभी भी नहीं हो सकते हैं। एंड जो मेरा लास्ट कंसर्न है वो यही है कि पाकिस्तान विल हैव टू गो बैक अगेन टू इट्स CT ऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, फ्रॉम द countering violent extremism movement which Pakistan is trying to have in the region right now. So ये कुछ repercussions हैं 5 या 6 जो कि मैंने explain की कि इस uncertainty में जो है या खाना जंगी की सूरत में पाकिस्तान को फेस करनी पड़ेंगी एंड पाकिस्तान सीम्स नॉट टू बी रेडी टू काउंटर विद एनीवन। जो थर्ड एंड लास्ट सिनेरियो है और उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगी, वो है कि बेसिकली पॉसिबिलिटी ऑफ अ पावर शेयरिंग एग्रीमेंट थ्रू नेगोशिएशन इन अफगानिस्तान with the help of Pakistan and other regional countries. Maybe 31st August के बाद we would see कि वो 31st August तक तालिबान are waiting, they are using this violence as a leverage over US. So maybe उसके बाद we can see them sitting with some of the अफगान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। हमने कल दोहा में उनको साथ बैठे हुए देखा और अभी हम उनको इस्लामाबाद में साथ बैठे हुए देखेंगे। एंड पाकिस्तान और अदर रीजनल कंट्रीज स्पेशली चाइना, रशिया, ईरान, सबकी इंटरेस्ट में कि एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन दैट्स द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। और पाकिस्तान इस सारे सिचुएशन में आई वुड से विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन, बट ऑब्वियसली विद सम चैलेंजेस। अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट आती है, सो क्या कीपिंग इन व्यू जो पहला रिपरकशन है, जो पहली चीज जिस पे पाकिस्तान को अभी से गौर करना चाहिए, वो है कि हमारा जो एक इस वक्त जो रिजीम इन पावर है उनके साथ ऑलरेडी काफी टेंशन है, लैक ऑफ ट्रस्ट है। सो क्या पाकिस्तान जो है विल बी एबल टू मैनेज इट्स टाइज विद द अफगान गवर्नमेंट if it's a mix and match of Taliban and other groups within Afghanistan? So that is a key question. पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने पहले भी किया है और हमेशा कहता रहा है कि it should be an Afghan led and Afghan owned process and minimum interference in such kind of a situation. आप उनको facilitate जरूर करें, आप उनको एक प्लेटफॉर्म जरूर प्रोवाइड करें, लेकिन मेरा ख्याल है डिक्टेशन of how to have a political roadmap, how to draw it, how to execute it, इस लेवल पे पाकिस्तान की इंटरफेरेंस कम से कम होनी चाहिए। अदरवाइज फिर पाकिस्तान विल हैव टू कैरी द बर्डन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी फॉल आउट ऑफ दैट फेलियर और सक्सेस एज वेल। अच्छा जी, जो सेकंड इसमें होगा ऐसी सिचुएशन में, जो ओवरऑल इस सारे सिचुएशन में होगा, वो होगा पाकिस्तान को अपने जो बाकी रिलेशनशिप हैं, अनफॉर्चुनेटली चाहे वो इंडिया के साथ हो, चाहे वो US के साथ हो, स्पेशली पाकिस्तान हैज टू मैनेज देम व्हाइल कीपिंग इन व्यू द अफगान फैक्टर। पाकिस्तान US रिलेशनशिप कैसे कोप करेंगे इन तीनों सिनेरियोज में, that's the key question, because we have seen that there has been a lack of bilateral trust between the two countries. Bilateral ties इतनी strong नहीं रही हैं, हमेशा जियो इकोनॉमिक सिचुएशन, जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो रीजन की रही है उसने इन दोनों के रिलेशनशिप को फॉर्मुलेट किया, और अभी there is a kind of a cold shoulder towards Pakistan from the US. So maybe अगर कोई political agreement होता है, so maybe US would try to give some credit to Pakistan, and how Pakistan and US relationship will move on from there, that we have to see again. But Pakistan should be ready that in any kind of a scenario, its relationship with US, China, Russia, Iran, India, and Central Asian states should not be affected by the Afghan factor to an extent where it becomes very difficult for them to manage the negative consequences. So with this, I will end here. And if you have any question, please feel free to ask me during the Q&A session. Thank you, sir.